हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2024 के इतिहास के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। इससे पहले अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो अभी विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 6 से 7 या 7 से 8 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बाकी जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट न पूछकर उसको करंट से मर्ज करके पूछा गया था। उसमें से भी एक दो प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो भास कौन है? भास संस्कृत के ज्ञात पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटक या किस में लिखे? संस्कृत में लिखे, जिसमें पंचपात्र, मध्यम व्यायोग इनके प्रमुख नाटक हैं। तो मध्यम व्यायोग, ठीक है, आंसर होगा सी। भास पहले संस्कृत नाटककार थे। अब तक उन्होंने कई पूर्ण नाटकों की खोज की जा चुकी है। उन्होंने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाटक लिखे, जैसे मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभरम, अरुभरम, उरुभंगम। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसमें इनसे रिलेटेड कुछ और बातें दी गई हैं, जैसे कि ये कि अंत भामह लिखा, भास है वो 7वीं शताब्दी के विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र पर काम किया। माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथ काव्य अलंकार की रचना की थी और वह दंडिन के समकालीन थे। भरत द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन, अभिनय, भाव भंगिमाएँ, मंच निर्देशन और अभिनय से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। फिर महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक से संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर एक टिप्पणी। फिर अगला है संघभूति, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु। ठीक है, संघभूति कौन थे? एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। बौद्ध धर्म में 2 ही जगह गया था, एक ऊपर गया था और एक नीचे गया था। ऊपर कहाँ? चीन जाएंगे, नीचे श्रीलंका जाएंगे। ठीक है, अब जो ऊपर गया वो महायान शाखा थी, अब जो नीचे गया वो हीनयान शाखा थी। तो इसमें क्या है? हाँ, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? फिर प्रज्ञा पारमिता सूत्र, विशुद्ध मग्नो, सर्वास्तिवाद विनय और ललित विस्तार। तो सर्वास्तिवाद विनय इनका प्रमुख वो क्या था? भाष्य के लेखक थे। ठीक है, वाद विनय पर ये क्या थे? भाष्य के लेखक थे। अब क्या है सर्वास्तिवाद विनय? संपूर्ण सर्वास्तिवाद विनय चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथ में विद्यमान है। अपने प्रारंभिक इतिहास में सर्वास्तिवाद विनय चीन में सर्वसामान्य विनय परंपरा की थी। संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे, अतः विकल्प सी सही है। फिर इसके बाद ये कुछ भी है। और प्रज्ञा पारमिता क्या है? सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराना है और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। यह दुर्लभ ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ साथ चीनी एवं तिब्बती धर्म ग्रंथ दोनों में पाए जाते हैं। फिर विशुद्ध मग्नो क्या है? ये थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश होने के साथ ही उत्कृष्ट सारांश और व्याख्या है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्य निम्नलिखित में से किन उपनामों में से जाना जाता था? नायपुत्र, शाकमुनि, तथागत, नीचे दिए गए कूट। नायपुत्र, शाक्यमुनि या तथागत। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में आंसर लेना है। आंसर है शाक्यमुनि और तथागत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में महावीर को नायपुत्र क्या कहा जाता था? यह उनके मूल वंश को संदर्भित करता था, जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञात्र के रूप में किया जाता है, अतः एक विकल्प एक सही नहीं है। ठीक है, पहला है नायपुत्र। क्वेश्चन क्या पूछा था? किन उपनामों से जाना जाता था? गौतम बुद्ध को पूछा। ठीक है, महावीर को नहीं पूछा है। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों में अंतर है। तो महावीर को नायपुत्र के नाम से जाना जाता था और बुद्ध को किसके नाम से? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं बुद्ध जन्म 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के बाद शाक्य गणराज्य, कोसल साम्राज्य। अब नेपाल में है। मृत्यु कुशीनगर मल्ल गणराज्य, मगध साम्राज्य। अब कसिया भारत। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो दक्षिण पूर्व एशिया तथा विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों एवं दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। बुद्ध, जिनके जीवन के बारे में अधिकतर किंवदंतियों के माध्यम से ही जाना गया है। किंवदंतियाँ क्या होती हैं? जो लोक में प्रचलित जो वो होते हैं, बात होते हैं,
कि हाँ ये था, वो हम वहाँ के लोगों से पता करते हैं कि हाँ यहाँ गौतम बुद्ध आए थे, यहाँ शिक्षा दी। तो ये सब होती हैं किंवदंतियाँ, ठीक है, कहावतें के रूप में संदर्भित ऐतिहासिक व्यक्ति के कुल नाम गौतम या गौतम पाली में, और साथ ही उनका नाम सिद्धार्थ था संस्कृत। वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वो सिद्धार्थ है या सिद्धार्थ पाली में। उन्हें शाक्य मुनि, शाक्य वंश का ऋषि कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें सबसे अधिक भागवत एवं तथागत रूप में संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया हो, तथागत। फिर अगला क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण में क्या था? राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। देखिए ये यहाँ पे हमको क्या करना है, कई चीज़ों को पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि क्लिक करता है कि अगर किसान फसल खराब होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको छूट नहीं दी जाती थी, ठीक है। अगला देखते हैं। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जिम्मेदारी हटा दी जाती थी। सेकंड ऑप्शन सही है, जिम्मेदारी उसकी कैंसिल कर दी जाती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, आप देखते हैं राजस्व संग्रहण, रैयत का मतलब किसान होता था, जिसमें हम सीधे किसानों से ही संपर्क कर रहे हैं, किसके लिए? राजस्व भुगतान के लिए, ठीक है। रैयत बंदोबस्त के तहत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्ष 1790 के जमींदारों के साथ कर चुकाने का 10 वर्षीय समझौता किया गया था तथा 1993 के तहत इस समझौते को स्थायी बना दिया गया। ये स्थायी बंदोबस्त में है। भूमि के स्वामी के रूप में जमींदार उसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था या हस्तांतरित कर सकता था। सन 1794 में शुरू किए गए सूर्यास्त विधि के तहत यदि किसी निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक देय कर का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारी को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता था और नीलाम कर दिया जाता था और तथा अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित कर दिए जाते थे। कथन 2 सही है। अब देखते हैं राज्य और विवरण। क्या चंद्र केतुगढ़ में शैलीकृत गुफा और व्यापार बंदरगाह शहर है? इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाणी स्थल है। मगडू केरल महापाषाण स्थल है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश शैलीकृत गुफा मंदिर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिया, 2 और 3। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ताम्रपाषाणी कालीन स्थल है, ठीक है, सही सुमिली। फिर मगडू क्या है? केरल में है और ये महापाषाण स्थल है। तो अब सबका डिटेल देखते हैं। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ का नदी मार्ग के निकट स्थित होना यह दर्शाता है यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। व्यापार बंदरगाह स्थल है लेकिन शैलीकृत गुफा मंदिर नहीं है, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम अगला। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह दक्कन ताम्रपाषाण संस्कृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। केरल में मगडू नया खोजा गया प्रागैतिहासिक काल स्थल है जहां बड़ी संख्या में महापाषाण पाए जाते हैं। मगडू महापाषाण का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। मगडू में महापाषाण स्मारकों में 5 समुच्चय भूमि के 28 कठोर संकुल और अपरिष्कृत लेटराइट खंड भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सालेहुंडम गांव है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उपनिषदों में नीति कथा पैराबल नहीं है, नीति कथा नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई। देखिए उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई, ये हमारा सही है। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, ये गलत है। क्या हुआ था सबसे पहले वेदों की रचना हुई, ठीक है। अब वेदों की रचना से क्या करते थे, वेदों की जो पढ़ते थे ना, फिर उसको ले जा के ऋषि मुनि वेदों का एक सिंपल फॉर्म किए जनरेट, जिसको हम आरण्यक कहते थे। आरण्यक क्यों? क्योंकि अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल में जाके लिखते थे, इजीली कहते थे। फिर जब आके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो जो उनके स्टूडेंट्स नोट्स बनाने लगे उन्हीं को कहा जा रहा उपनिषद। उपनिषद यानी समीप बैठकर, जो गुरु के समीप बैठकर बनाया गया हो, ठीक है। तो ये जो उपनिषद थे उन्हीं आरण्यकों में से बन के आए। तो मूल रूप इनका क्या था?
अब ये जो 18 पुराण हैं ये इससे भी पहले हैं। हाँ, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई, बिल्कुल। अब उपनिषद बने, फिर उपनिषद पे बेस्ड होके पुराण बने थे। यही उपनिषद का ज्ञान दिए थे कौन? श्री कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को, जिसको भागवत कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण जी थे उनको 108 उपनिषदों का पूरा ज्ञान था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। ठीक। दो पक्षियों की नीति कथा का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में बिल्कुल नीति कथा का उपयोग में उल्लेख मिलता है हर जगह। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला का पवित्र मंदिर समूह। यहाँ पे गैप नहीं हो पाया है, लेकिन आप गैप करके पढ़िएगा इसको। शांति निकेतन पे चर्चा करनी है, रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर और महाबोधि मंदिर परिषद। कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है? देखिए, वर्ष 2023 में किसको किसको शामिल किया गया? बोध गया तो पहले ही हो चुका है, शांति निकेतन भी। अब देखते हैं किसको 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 शामिल किया गया है। 2023 में एक शांति की निकेतन को किया गया है और एक होयसला के मंदिर परिसरों को किया गया है, क्योंकि रानी की वाव को 2013-14 में कर लिया गया था। अब रानी की वाव क्या है ये इसको भी जानते हैं। रानी की वाव गुजरात में स्थित एक जगह है जो ना धरती के नीचे बहुत दिन तक गड़ी हुई थी। एक सुनामी का मलबा उसमें दबा हुआ था। अब जब कुछ साल बाद उसको निकाला गया तो मलबे और उन पत्थरों के बीच ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि वो पत्थर एकदम ठोस हो गए और चमकने लगे। ठीक है, तो इसको 2013-14 में क्या किया था? भारत अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवा लिया था, यूनेस्को शामिल कर लिए थे। ठीक है, तो इसमें से दो है आंसर। क्या है आंसर हमारा? शांति निकेतन है और होयसला के पवित्र मंदिरों का समूह है। अब इन दोनों को देखते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय के साथ साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि पर आधारित कला का केंद्र था। शांति निकेतन को वर्ष 2023 में यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अतः कथन एक सही है। रानी की वाव गुजरात में सरस्वती के नद तट पर स्थित रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की स्मृति में करवाया गया था। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा भारत के 32वें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अतः कथन दो सही नहीं है। ठीक, रानी की वाव को 2014 में किया गया था। फिर होयसला का पवित्र मंदिर का समूह देखते हैं। क्या है? दक्षिण भारत में 12वीं से 13वीं शताब्दी की होयसल शैली के मंदिर परिसरों के प्रतिनिधि उदाहरण है। होयसल शैली मंदिर परिसरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में भारत के 42वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। अतः कथन 3 सही है। फिर महाबोधि मंदिर बोध गया, ये 2002 में ही शामिल कर लिए गए थे। ठीक है, बुद्ध के जीवन एवं विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे महाबोधि मंदिर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे, बरगद या पीपल वृक्ष के नीचे न गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारे ये 2024 के इतिहास के प्रश्नों का सेगमेंट यहाँ पे अभी समाप्त होता है। अब अगला मैं भूगोल और अर्थव्यवस्था पर विषय लेके आने वाली हूँ यूपीएससी सीएससी प्री के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन का पैटर्न समझें, आंसर कैसे चूज़ करना है ये देखें, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कहाँ पे हमको क्या पकड़ना है ये समझ पाएँ। तो आप सब्सक्राइब करिए विद्यालय आईएएस को, हमारे सदस्य बनिए और बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।